नमस्कार विद्यार्थियों, पिछली बार हम पढ़ रहे थे 1935 के अधिनियम को लाया गया। गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उसके रिकमेंडेशन के बाद में एक व्हाइट पेपर या श्वेत पत्र लाया गया और उसके आधार पर ही 1935 का अधिनियम बना। अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ये हमारा फाइनल है जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री खत्म कर देगा। और इसमें क्या चीज़ें हैं, इसमें चीज़ों का घटनाक्रम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कैसे कैसे घटनाएं हुई। तो मैं आपको थोड़ा यहाँ पर मेंशन कर दूं कि क्या क्या घटनाएं हुई थी, उसी के बेस पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 1935 का अधिनियम लाया गया, 1935 का एक्ट लाया गया। इस 1935 के एक्ट के कारण जो है जो प्रांत थे, जो प्रोविंस थे, वहां पर पूर्ण उत्तरदायी सरकार का गठन किया गया। पूर्ण उत्तरदायी सरकार का मतलब ये होता है कि अब वहां के सर्वे सर्वा जो है वहां के लोग होंगे जो चुने जाएंगे, जो मुख्यमंत्री बनेंगे। जैसे अभी व्यवस्था है वैसी ही व्यवस्था प्रांतों में की गई। हालांकि उनको बहुत ज्यादा जो है सब्जेक्ट नहीं थे अधिकार बनाने के, लेकिन वहां पर गवर्नर अब निष्प्रभावी हो गया था प्रांतों में। सेंटर में तो वायसराय था ही, प्रांतों में गवर्नर। तो 1935 का एक्ट बना। इस 1935 के एक्ट के बाद चुनाव होते हैं और इस चुनाव में कांग्रेस की विजय होती है 8 प्रांतों में, यानी 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनती है 11 में से। कुछ में मुस्लिम लीग की बनती है, कुछ में दूसरे दल होते हैं। तो ये चुनाव होते हैं और इसी दौरान जो है सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं और कांग्रेस प्रेसिडेंट से वो इस्तीफा दे देते हैं। और कांग्रेस प्रेसिडेंट से इस्तीफा देने के बाद में वो अपना एक अलग दल बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक। तो इस्तीफा भी दिया उन्होंने और एक अलग दल भी बनाया जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक क्या करता है, किस तरीके से सुभाष चंद्र बोस काम करते हैं, ये हम अलग से पढ़ेंगे। तो ये हमारा एक अलग चैप्टर है, इसको भी इसमें हमें शामिल करिएगा, ठीक है। आजाद हिंद फौज का नाम से अलग चैप्टर पढ़ेंगे। फिर क्या होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट आता है। और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद में चीजें ऐसी होती हैं कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में ब्रिटिश सरकार ये बोलती है कि भाई हमारे साथ में भारतीय भी हैं, भारतीय भी लड़ेंगे। और भारतीयों से बिना पूछे भारतीयों को युद्ध में शामिल कर देने के फैसले से कई सारे लोग खफा थे। सुभाष चंद्र बोस तो चाह रहे थे कि ये सबसे अच्छा समय है जब हमें जो है अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने चाहिए, क्योंकि अंग्रेज उधर बिजी होंगे। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है, सॉरी सेकेंड है, ध्यान रखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये सारी चीजें चल रही होती है। इसी दौरान जब भारतीयों को इस युद्ध में शामिल करने की चीजें होती है तो ये चुनाव में जो कांग्रेस की सरकारें बनी थी ये इस्तीफा दे देते हैं कि ये इस्तीफा दे दिया हमने सरकार से और अब हम सरकार में शामिल नहीं होंगे। जब इनके द्वारा इन चुनावों से इस्तीफा दे दिया जाता है तो मुस्लिम लीग तो बड़ी खुश होती है, क्योंकि मुस्लिम लीग चाहती थी कि कांग्रेस का वर्चस्व नहीं हो, तो वो मुक्ति दिवस मनाती है मुस्लिम लीग। और इसी के बाद में अब हमने इस्तीफा दे दिया है तो अब हमारी क्या रणनीति हो, आंदोलन करें, स्वराज की मांग करें, अंग्रेजों का साथ दें। उसी के एवज में उसी के लिए रामगढ़ अधिवेशन बुलाया जाता है। रामगढ़ अधिवेशन कांग्रेस का अधिवेशन था और उस रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस के उस अधिवेशन में यह डिमांड की जाती है कि हमें जो है अभी अंतरिम सरकार की बात करनी चाहिए। हमें यह डिमांड रखनी चाहिए कि आप भारत की सरकार बना दो, इंटरिम गवर्नमेंट ही बना दो। चाहे इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि कुछ समय के लिए सरकार को बना देना कि हाँ ठीक है अभी सरकार बना दी है, जब विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा तो हमारी चुनी हुई सरकार बना दीजिएगा। तो अंतरिम सरकार का डिसीजन रामगढ़ अधिवेशन में लिया गया। यह रामगढ़ अधिवेशन 1940 में होता है। कब होता है? 1940 में। ये घटनाएं मैं इसलिए बता रहा हूं कि इसी से आपको क्रोनोलॉजी समझ में आएगी तो आपको आगे का इतिहास समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो रामगढ़ अधिवेशन होता है 1940 में और 1940 में इसमें क्या बात की जाती है कि अंतरिम सरकार का गठन किया जाए। अब अंतरिम सरकार के गठन की बात होती है। अंतरिम सरकार के गठन की जब बात होती है तो ब्रिटिश हुकूमत के कान खड़े होते हैं और ब्रिटिश हुकूमत ये बोलती है कि भाई भाई रुको, तुम कहाँ जा रहे हो, हम एक काम करते हैं, आपके लिए अगस्त प्रस्ताव लेके आए हैं। तो अगस्त प्रस्ताव किसकी तरफ से आता है? अगस्त प्रस्ताव आता है ब्रिटिश सरकार की तरफ से। ब्रिटिश सरकार बोलती है कि चूंकि अब अगस्त प्रस्ताव लेकर आए हैं इसका मतलब हम आपको डोमिनियन स्टेट दे देंगे। जो मांग कांग्रेस ने 1930 में मांगी थी वो ये बोल रहे हैं, पहली बार इन्होंने एग्री किया कि ठीक है हम डोमिनियन स्टेट दे देंगे, दूसरी बातें करते हैं। इन दूसरी बातों से कांग्रेस संतुष्ट नहीं होती है और कांग्रेस ये बोलती है कि भाई इस तरीके से तो काम चलेगा नहीं, अब हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ और चीजें करना पड़ेगी। तो कुछ और चीजें करने के लिए ही कांग्रेस आगे बढ़ती है और कांग्रेस अपना जो काम करना चाहती है वो था कि हम व्यक्तिगत सत्याग्रह करेंगे। साहब, व्यक्तिगत सत्याग्रह करने के लिए ही कांग्रेस जो है आगे काम करती है। जब कांग्रेस व्यक्तिगत सत्याग्रह करने की बात करती है तो यहीं पर मुस्लिम लीग का प्रस्ताव भी आता है। मुस्लिम लीग क्या प्रस्ताव करती है? मुस्लिम लीग बोलती है कि हमें जो है पाकिस्तान का प्रस्ताव पास करती है। लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग जो है पाकिस्तान का प्रस्ताव देती है कि हमें जो है पाकिस्तान दे दिया जाए। तो ये व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा किया गया था
और मुस्लिम लीग का प्रस्ताव भी लाया जाता है। अब मुस्लिम लीग का तो चीजें देखिए कितनी जल्दी बदल रही हैं, कहाँ एक्ट आया, कहाँ चुनाव हुए, कहाँ बोस अलग हो गए, कहाँ वर्ल्ड वॉर आ गया, इन्होंने इस्तीफा दे दिया, रामगढ़ अधिवेशन हुआ, ब्रिटेन की तरफ से ऑफर आया कि हम कुछ आपको सत्ता सौंप रहे हैं, ये बोलते हैं कि नहीं हम व्यक्तिगत सत्याग्रह करेंगे। मुस्लिम वाले बोलते हैं कि चूंकि अब आज़ादी मिलने वाली है, युद्ध की परिस्थितियां हो सकता है, तो हम मुस्लिम लीग जो है पाकिस्तान की डिमांड कर लेते हैं। और इसके बाद में ये बोलते हैं कि भाई रुको, अभी हम आपको एक और ऑफर देते हैं, आप इतना जल्दी मत जो है चीज़ों को फेंको। तो क्रिप्स मिशन भेजते हैं। क्या भेजते हैं? क्रिप्स मिशन। और जब क्रिप्स मिशन भारत भेजा जाता है तो क्रिप्स मिशन तो फेल हो जाता है। क्रिप्स मिशन के द्वारा दिए गए प्रस्तावों से न तो कांग्रेस खुश होती है, ना मुस्लिम लीग खुश होती है। जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही खुश नहीं होती है तो क्रिप्स मिशन के बाद में गांधी जी क्या करते हैं? भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन। और जब भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा कर दी जाती है तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है अंग्रेजों का एक नींव हिला देने वाला आंदोलन था। और इसी समय कई सारी और भी घटनाएं होती है, उनके बारे में हम जिक्र करेंगे, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस भारत छोड़ो आंदोलन के बाद में एक शिमला सम्मेलन होता है या वेवेल की योजना आती है। और इस शिमला समझौते के बाद में, जब इस शिमला समझौते को भारत छोड़ो आंदोलन, द्वितीय विश्व युद्ध भी खत्म हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन आएगा, और भारत छोड़ो आंदोलन के बाद में शिमला समझौता होगा। शिमला समझौता जब फेल हो जाएगा तो फिर बाद में ब्रिटेन में जब नई सरकार आएगी तो कैबिनेट मिशन भेजेगी, और इस कैबिनेट मिशन को ही स्वीकार करके भारत में नई सरकार बनने की बात होगी। और इस कैबिनेट मिशन के आधार पर ही भारत में अंतरिम सरकार भी बनेगी, संविधान सभा का भी गठन होगा, और अंत में लॉर्ड माउंटबेटन आकर माउंटबेटन प्लान लाएंगे, और माउंटबेटन प्लान से ही भारत को आजादी मिलेगी। तो ये सारा सीक्वेंस मैं आपको भी पढ़ाने जा रहा हूँ। ये सारी चीजें हम बात करेंगे। कैसे एक्ट आया, एक्ट के बाद चुनाव हुए, बोस अलग हो गए, सेकंड वर्ल्ड वॉर आया, इन चुनावों से इस्तीफा दे दिया गया क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को शामिल कर लिया गया था। रामगढ़ अधिवेशन आया जिसमें अंतरिम सरकार की कांग्रेस ने बात की, अंतरिम सरकार की बात को माना नहीं गया, इसलिए व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात की गई कि हम व्यक्तिगत सत्याग्रह करेंगे। फिर मुस्लिम लीग ने भी बोला हम पाकिस्तान अलग लेंगे, तो क्रिप्स मिशन सरकार ने भेजा। ये ब्रिटेन सरकार के द्वारा भेजे गए दो चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। ये भी ब्रिटेन ने भेजा है, ये भी जो है ब्रिटेन के द्वारा भेजा गया है अगस्त प्रस्ताव, और ये भी जो है क्रिप्स मिशन भी ब्रिटेन के द्वारा भेजा गया। लेकिन इससे लोग संतुष्ट नहीं होते हैं, और इससे लोग संतुष्ट नहीं होने के कारण भारत छोड़ो आंदोलन करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद में शिमला समझौता होता है, और शिमला समझौता न ही मानने के कारण जो है बाद में कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन के जो प्रपोजल्स हैं उसके लॉन्ग टर्म के लिए मुस्लिम लीग भी राजी हो जाती है, और जो है कांग्रेस भी राजी हो जाती है। हालांकि राजी हो जाने का मतलब ये नहीं कि दोनों एग्री थे बिल्कुल, इसी में चीजें चलेगी। मुस्लिम लीग टांग अड़ाएगी, और मुस्लिम लीग के टांग अड़ाने के बाद में ही जो है नेहरू और पटेल जो है धीरे धीरे पाकिस्तान प्रस्ताव को मान लेंगे, पाकिस्तान का अलग पृथक देश की बात मान लेंगे। वो किन परिस्थितियों में क्या चीजों में मानते हैं ये मैंने एक बार आउटलाइन दे दी आपको। यही चीज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं, और इसी में हमें आजादी मिलेगी। इसी क्लास में हम भारत को आजाद भी करा देंगे, और हमारा मॉडर्न हिस्ट्री भी खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले 1935 के एक्ट के बारे में। तो 1935 का जो एक्ट आया ना, देखिए 1935 के एक्ट में क्या चीजें की गई थी। 1919 के एक्ट से बढ़ाकर कुछ चीजें कर दी गई। 1919 के एक्ट में मैंने आपको बताया था कि प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना हुई। द्वैध शासन का मतलब है कि कुछ सब्जेक्ट जो हैं भारतीयों को कानून बनाने के लिए दे दिए गए, और बाकी जो है किसके पास रखे गए? गवर्नर के पास रखे गए। अब वो जो हस्तांतरित और ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड सब्जेक्ट थे, हस्तांतरित और आरक्षित थे, उन सबको मिलाकर सारे भारतीयों को दे दिए गए। भाई आप ही मुख्यमंत्री बनाओ, आप ही चुनाव लड़ो, आप ही प्रांतों की सरकार चलाओ। ठीक है, एक तो चीज ये की गई। दूसरा, सेंटर में अब द्वैध शासन की स्थापना की गई। केंद्र में द्वैध शासन क्या? केंद्र में तो एक ही वायसराय था, सिर्फ छोटी सी संसद हुआ करती थी, वो कानून बनाने में मदद करती थी, लेकिन सारे अधिकार किसके पास थे? केंद्र के पास थे, वायसराय के पास। अब केंद्र में भी द्वैध शासन किया गया। राज्यों में तो खत्म कर दिया गया, राज्यों में तो पूरा ही स्वतंत्रता भारतीयों को दे दी गई, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन का मतलब है, डायरार्की का मतलब है कि केंद्र में वायसराय से हटाकर कुछ शक्तियां अलग से मंत्रियों को दे दी गई, और बाकी ज्यादातर शक्तियां किसके पास रखी गई? वायसराय के पास रखी गई। इसके अलावा यमन भारत का पार्ट था उस समय, बर्मा भारत का पार्ट था, उनको अलग कर दिया गया। वोटिंग राइट्स बढ़ाए गए, 10% ज्यादा वोटिंग राइट दे दिए गए। संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति की गई। आपको मैंने पहले बताया था, उस समय फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते थे इसको, उसकी नियुक्ति की गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नियुक्ति की गई। ये सारे काम 1935 के एक्ट से किए गए। तो इसका लेखा जोखा जो है मैं लिख के लेकर आया हूँ। ये सारी चीजें देखिए क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, जेटलैंड और लॉर्ड वेलिंगटन, ये वेलिंगटन भारत के वायसराय हैं, ये वायसराय हैं, और ये जो है उस समय कौन है? जेटलैंड जो है भारत सचिव है। तो मार्ले मिंटो, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड और जेटलैंड वेलिंगटन, ये तीन सुधार जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, 1909, 1919 और 1935।
ठीक है, इसमें क्या किया गया, राज्यों में द्वैध शासन की समाप्ति कर दी गई, उत्तरदायी शासन, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्थापित की गई। आपके अगर बहुमत है तो आप सरकार चला सकते हैं, बहुमत नहीं तो सरकार गिर जाएगी, जैसा अभी सिस्टम है वैसा किया गया। तो प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई, लिबरलिज्म यानी उनको डिपेंडेंसी हटा दी गई उनको अंग्रेजों के ऊपर, और खुद स्वतंत्रता दे दी गई प्रांतों में। कई राज्यों में डबल शासन, डबल जो है विधान परिषद की स्थापना की गई। जैसे केंद्र में मैंने बताया था कि लोकसभा और राज्यसभा टाइप से सदन बना दिए गए थे दो, वैसे ही राज्यों में भी द्विसदनीय विधानसभा बनाई गई। हालांकि वो 6 राज्यों में थी, 11 में से 6 राज्यों में थी। अभी भी आपको पता है कि 5-6 राज्यों में ही हमारे पास में द्विसदन है, विधानसभा और विधान परिषद। जैसे राजस्थान में एक ही है, लेकिन वहां पर विधानसभा विधान परिषद 2 है। तो ये है, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई है। मैंने बता दिया आपको कि केंद्र में जो है कुछ जो सब्जेक्ट थे वो तो वायसराय के पास रखे गए, और बाकी सब्जेक्ट जो है वो ट्रांसफर कर दिए गए कि भारतीय कानून बना सकते हैं उस पर। ठीक है, सेंट्रल कोर्ट की स्थापना की गई, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, सेंट्रल बैंक की स्थापना की गई, FPSC फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की गई, और सेपरेशन ऑफ बर्मा एंड अदन, ये बर्मा और अदन उस समय भारत का पार्ट हुआ करते थे, तो इन दोनों को भी क्या किया गया, भारत से अलग करके एक नया जो है देश बना दिया गया। 10% मतदान का अधिकार दिया गया, मैंने बता दिया। पहले 2 सूचियां थी, केवल केंद्र सूची और राज्य सूची, अब तीसरी सूची बना दी गई, समवर्ती सूची, जिसको हम बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, इस पर दोनों कानून बना सकते थे, प्रांत भी कानून बना सकते थे, केंद्र भी कानून बना सकता था। फिर केंद्र में विधायिका के दोनों सदनों का नाम बदलकर राज्य परिषद और संघीय परिषद कर दिया गया है। ये मैंने बताया था कि केंद्र में 2 विधायिका, राज्यसभा और लोकसभा 1919 से लेकर आए थे। 1919 में इनका नाम अलग था, 1935 में इनका नाम बदलकर राज्य परिषद और संघीय सभा कर दिया गया। तो ये राज्य परिषद राज्यसभा थी और संघीय परिषद जो क्या थी वो लोकसभा थी। ये बाद में लोकसभा राज्यसभा हो गए। इनके मेंबर भी देखिए पहले से बढ़ा दिए गए, 60 और 140 से बढ़ाकर 260 और 375 कर दिए गए। तो ये सारी चीजें 1935 के अधिनियम से आई। और जब प्रांतों में स्वायत्तता दे दी कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं, चुनाव होने चाहिए, तो मैंने आपको जो इंडेक्स बताया अभी हाल ही में, इसी 1935 के अधिनियम के अकॉर्डिंग चुनाव होंगे, और उन चुनावों में कांग्रेस की महत्ता साबित होगी। कांग्रेस 8 राज्यों में सरकार बनाने में कामयाब होगी और 28 महीनों का शासनकाल उनका चलेगा, क्योंकि 1935 के बाद में जो चुनाव होंगे वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में इस्तीफे देने के कारण 28 महीनों तक ही चल पाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। जो सारी चीजें मैंने इंडेक्स में बताई है वही चीजें, तारीखों पे चलेगा। देखिए अभी तारीखों का ही बड़ा रोल है। IAS जैसे एग्जाम में भी तारीखों पे क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी घटना पहले हुई, कौन सी घटना बाद में हुई। तो मैंने आपको जितना भी बताया उसी में चीजें चलेगी। तो 1937 के प्रांतीय चुनाव संपन्न हुए, उसमें कांग्रेस को 11 में से 8 राज्यों में सरकार बनी जो 28 महीने तक चली। ये 2-3 सम्मेलन मैंने लिखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 1937 में जो अधिवेशन हुआ था ये पहला ग्रामीण अधिवेशन था। ये जो था फैजपुर में, जहां नेहरू अध्यक्ष थे, ये पहला ग्रामीण अधिवेशन था। इससे पहले कांग्रेस पर इल्जाम लगते रहे कि ये एलिट क्लब है, उन जमींदारों की, पैसे वालों की संस्था है, सारे बड़े बड़े शहरों में भाग लेते हैं, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। तो फैजपुर महाराष्ट्र में अधिवेशन हुआ जो कि पहला ग्रामीण अधिवेशन था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आपका आया कि हरिपुरा में बोस अध्यक्ष बने, त्रिपुरी में बोस बने लेकिन इस्तीफा दे दिया उन्होंने। हरिपुरा में तो बोस बने थे, ठीक है, लेकिन यहां पर उनके सामने एक कैंडिडेट खड़े हुए थे, पट्टाभी सीतारामैया, जो गांधी जी के समर्थित कैंडिडेट थे। पट्टाभी सीतारामैया को गांधी जी ने अपना इज्जत का प्रश्न बना लिया था एक तरीके से। उन्होंने बोला था कि इनकी हार मेरी हार होगी, लेकिन फिर भी सुभाष चंद्र बोस का उस समय सिक्का था। सुभाष चंद्र बोस जो है जीत जाते हैं, और बाद में गांधी जी जो है उनको बोलते हैं कि भाई ठीक है आप जीत गए तो मेरी तो हार हुई है, लेकिन आप अपनी कार्यकारिणी खुद बनाइए। गांधी जी थोड़ा अलग कर लेते कांग्रेस से खुद को। तो सुभाष चंद्र बोस इससे आहत होकर इस्तीफा दे देते हैं और अपना एक नया संगठन बनाते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में क्या चीजें हैं ये मैं बाद में बात करूंगा। इसको हम आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी से जोड़ेंगे, INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी यानी आजाद हिंद फौज से जोड़ देंगे बाद में। अभी छोड़ दीजिए। अभी ये मान के चलिए कि सुभाष चंद्र बोस यहाँ से अलग हो जाते हैं। वो बाद में आंदोलन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वो चाहते थे कि भारत को आज़ादी मिल सकती है। तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और बचते बचते वो जो है जर्मनी पहुंच जाते हैं, जर्मनी से जापान, जापान से सिंगापुर, वापस इस तरीके से आते हैं। तो वो कहानी हम बाद में सुनेंगे। तो अब भारत में क्या हो रहा है, भारत में तो यही बचे। तो ये 1 सितंबर को वर्ल्ड वॉर चालू हो गया। अब 1 सितंबर को वर्ल्ड वॉर चालू हो गया। भारत में गवर्नर जनरल कौन है, या गवर्नर जनरल या वायसराय कौन है? लिन लिथगो। तो लिन लिथगो जो है भारत में उस समय गवर्नर या वायसराय है। अब ये लिन लिथगो क्या घोषणा करते हैं, ये बोलते हैं कि भारतीय युद्ध में हमारे साथ में है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड में भारतीयों का समर्थन हमें मिला है, भारतीयों से बिना पूछे। इसी के कारण कांग्रेस 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस प्रांतीय सरकारों से इस्तीफा दे देती है। इसी को मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस के रूप में मनाती है, कि मुक्ति दिवस का मतलब कि कांग्रेसियों से मुक्ति मिली, चले गई, अब हम सरकार चलाएंगे। इस तरीके से डॉक्टर BR अम्बेडकर भी इसमें थे। तो कांग्रेस को मुक्ति मिल जाती है, मुक्ति दिवस के नाम से जो है चीजें चलती है। अब क्या चीजें हुई देखिए, जब कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया, मुक्ति दिवस मनाया गया, तो
कांग्रेस तो अलग हो गई, लेकिन कुछ राज्यों में ये प्रांतीय सरकारें चलती रही। अब कांग्रेस का विरोध आया तो देखिए कांग्रेस के विरोध के कारण ही कई सारी चीजें बाद में होगी। लेकिन कांग्रेस ने उससे पहले क्या किया, मैंने ये बताया था कि रामगढ़ अधिवेशन हुआ। ये रामगढ़ अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें अध्यक्ष जो है मौलाना आजाद बनते हैं, और मौलाना आजाद जो अध्यक्ष बनते हैं उसी अध्यक्षता के लिए वो सबसे ज्यादा समय रहते हैं, यानी 40 में अध्यक्ष बनते हैं और 46 तक रहते हैं। तो आजादी के पहले सबसे अधिक समय तक लगातार अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति हैं मौलाना आजाद। तो मौलाना आजाद को अध्यक्ष बनाया जाता है कांग्रेस का, और कांग्रेस डिमांड करती है अंतरिम सरकार का। ये मैंने बता दिया अभी आपको थोड़े टाइम पहले कि कांग्रेस अंतरिम सरकार की बात करती है कि हमारे लिए एक अंतरिम सरकार बना दी जाए, चाहे युद्ध के बाद में चुनाव हो गए दूसरी सरकार बनी, यानी आजादी की तरफ जाना चाहते थे। तो अंतरिम सरकार की बात करती है। अब जब कांग्रेस अंतरिम सरकार की बात करती है तो मुस्लिम लीग समझती है कि ठीक है अंतरिम सरकार बनेगी, ये लोग जो है शासन करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम भी पाकिस्तान की डिमांड रखते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इसी के कुछ टाइम बाद ये भी अपना सम्मेलन करते हैं 1940 में, और ये लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव पास करते हैं। पाकिस्तान शब्द जो है मोहम्मद इकबाल ने गढ़ा था। मोहम्मद इकबाल ने संकल्पना दी थी कि एक मुस्लिमों के लिए अलग शब्द हो, मुस्लिमों के लिए अलग शब्द नहीं, मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान की संकल्पना जो है, पाकिस्तान का जो प्रिंसिपल है, पाकिस्तान का जो सिद्धांत है, वो मोहम्मद इकबाल ने दिया था। मोहम्मद इकबाल ने बोला था कि एक ऐसा देश होना चाहिए जो मुस्लिमों के लिए अलग से देश हो। बाद में एक मुस्लिम छात्र जो लंदन में स्टडी कर रहे थे उस समय, रहमत अली चौधरी, तो रहमत अली चौधरी ने सबसे पहले मुस्लिमों के उस पृथक देश के लिए पाकिस्तान शब्द का यूज किया था। तो रहमत अली चौधरी और मोहम्मद इकबाल को आप ध्यान रखिएगा, ये दोनों जो है पाकिस्तान के कर्ता धर्ता शुरुआती दौर में रहे, नाम में, संकल्पना में। तो रहमत अली चौधरी ने नाम दिया, इसकी संकल्पना जो है किसने दी, मोहम्मद इकबाल ने दी थी। तो इन्होंने अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया कि मुस्लिमों के लिए अलग देश जो है पाकिस्तान के नाम से हो, और ये मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन था। जब इस तरीके से चीजें बिगड़ती दिखी कि कांग्रेस भी अलग जा रही है, मुस्लिम लीग भी अलग जा रही है, तो उस समय के वायसराय ललितको को बोला गया कि भाई साहब आप क्या कर रहे हो, खिचड़ी पका रहे हो क्या, आप कुछ तो काम करिए। तो इन्होंने बोला कि ठीक है आप बताओ क्या करना है, किस तरीके से इनको मनाना है। मनाने के लिए इन्होंने अगस्त प्रस्ताव दिया। पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि हमें जो है हम आपको औपनिवेशिक स्वराज यानी डोमिनियन स्टेट देने के लिए राजी हैं। डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है कि आप अंग्रेजों के अधीन रहेंगे, रक्षा सेवा संचार उनके पास रहेगा, बाकी आपके पास सारे अधिकार रहेंगे, आप सब भारतीय हो जाएंगे। तो इन्होंने बोला ये, और संविधान बनाने के लिए भी हम बात करेंगे। वायसराय की सलाहकार काउंसिल, यानी कि वायसराय की जो काउंसिल है जो केंद्र में थी, वायसराय में मैंने बताया था पहले 6 सदस्य हुआ करते थे, उसमें 1 भारतीय था, फिर 8 सदस्य हुए, उसमें 3 भारतीय थे। इन्होंने बोला कि उसकी संख्या बढ़ाकर 12 कर देंगे, और 12 में से 8 लोगों को हम भारतीय बना देंगे। तो वायसराय की कार्यकारिणी पे भी आपका अधिकार हो जाएगा, केवल वायसराय हमारा रहेगा, कमांडर इन चीफ सेना का प्रमुख हमारा रहेगा, ये इन्होंने बोला। और अल्पसंख्यकों को भी बोला, मुस्लिमों के लिए, कि अल्पसंख्यकों को विश्वास में लिए बिना कोई काम नहीं करेंगे। तो मुस्लिमों को भी साधने की कोशिश की, कांग्रेस को भी साधने की कोशिश की, सारी चीजों को काम करने की कोशिश की, लेकिन अंतरिम सरकार पर कोई बात नहीं की। अब कांग्रेस चाह रही थी कि हम तो सीधा सरकार बनाएंगे। अब ये बातें डोमिनियन स्टेट, ये सारी चीजें तो हम कई दिनों से मांगते आ रहे हैं, आप दे नहीं रहे हो, अब आपके ऊपर आया तो आप दे रहे हो, हमें तो सीधा अंतरिम सरकार का गठन किया जाए। जब इस बात को नहीं माना गया, अगस्त प्रस्ताव का फेल्यूर हुआ। अगस्त प्रस्ताव को न तो मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट किया, क्योंकि लीग चाह रही थी अलग पाकिस्तान ही बने, अब अल्पसंख्यकों को विश्वास में लेने की कोई बात नहीं थी। कांग्रेस चाह रही थी अंतरिम सरकार बने, ये डोमिनियन स्टेट ऑफर कर रहे थे। तो अब जो है ये चीजें हो गई कि अब आगे की स्ट्रेटजी क्या हो। तो कांग्रेस ने क्या किया, व्यक्तिगत सत्याग्रह किया। ये मैंने आपको बताया। व्यक्तिगत सत्याग्रह का क्या मतलब है कि एक व्यक्ति जिसको गांधी जी चुनेंगे वो खुद सत्याग्रह करेगा, वो वहां से दिल्ली जाएगा, दिल्ली चलो का नारा लेकर, और दिल्ली चलो का नारा लेकर रास्ते में जहां जहां जाएगा सभाएं करेगा, और सभाएं करते करते अपने साथ में लोगों को लेके जाएगा। तो एक तरीके से गांधी जी पिक्चर का ट्रेलर बताना चाह रहे थे कि हम जो है बड़ा आंदोलन करें, उससे पहले हमारा छोटा टॉप अप आप देख लीजिए, छोटा आंदोलन आप देख लीजिए। तो इस व्यक्तिगत सत्याग्रह से जुड़ने वाले पहले व्यक्ति थे विनोबा भावे। और ये बाद में भारत में गांधी जी की प्रेरणा से भूदान आंदोलन भी इन्होंने चालू किया था। भूदान आंदोलन का मतलब होता है कि पूंजीपति जमींदार अपनी भूमि दान करें और वो गरीबों में भूमि दी जाए ताकि वो अपनी आजीविका चला पाए। तो विनोबा भावे का भूदान आंदोलन भी बहुत फेमस है, लेकिन आजादी के बाद 1960 के दशक में है। तो विनोबा भावे पहली बार चुने गए। फिर इसके बाद में जवाहरलाल नेहरू को चुना गया। जवाहरलाल नेहरू ने भी व्यक्तिगत सत्याग्रह किया। तो गांधी जी ने थोड़ा ट्राई किया कि हम जो है चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और इसी आंदोलन को रोकने के लिए कि अब बड़ी पिक्चर ना आ जाए, तो गांधी जी को, मुस्लिम लीग को, कांग्रेस को खुश करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक मिशन भेजा जाता है। उसका नाम है क्रिप्स मिशन। एक्चुअली इसमें स्टेफर्ड क्रिप्स रहते हैं। स्टेफर्ड क्रिप्स जो है इसके सदस्य रहते हैं, और स्टेफर्ड क्रिप्स के सदस्य होने के कारण इसका नाम जो है स्टेफर्ड क्रिप्स मिशन है। इसको बोला गया था कि ये पोस्ट डेटेड चेक है।
ऑफ बाय गांधी। गांधी जी ने बोला कि भाई आप चेक दे रहे हो, हमें बोल रहे हो कि 2025 में आपको पैसा मिलेगा, इस तरीके का काम है। अभी आप जो करना चाहते हो अभी तो करते नहीं हो, बाद की शर्तें बोलते हो बाद में करेंगे। और बाद में नेहरू ने और इंक्लूड कर दिया इसमें कि ये पोस्ट डेटेड चेक है, ठीक है, फिर भी 5 साल बाद भी पैसा मिल जाए, लेकिन ये डूबने वाले बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है, यानी जो बैंक डूबने वाला है उसका हमें चेक दे रहे हो आप, यानी आपके वादे जो है भविष्य के हैं और भविष्य में भी आप जो है डूबते हुए बैंक के चेक हो तो कोई मतलब नहीं है। तो इन्होंने क्या क्या बोला ये मैं इसलिए लिख कर लेके आया हूं कि आपको थोड़ा बहुत पता रहे, हालांकि ये नहीं भी जानेंगे तो कोई मतलब नहीं। इसमें अगस्त प्रस्ताव से थोड़ी ज्यादा चीजें बताई गई, थोड़ी ज्यादा बातें की गई। क्या बोला गया कि ठीक है हम भारतीय संघ बनाने को तैयार हैं, उसे डोमिनेंट स्टेट का दर्जा होगा, ये संघ बनेगा, इस संघ में प्रिंसिपल स्टेट्स भी आएंगे, दूसरे राज्य भी आएंगे और उनका एक संघ बना दिया जाएगा। हालांकि इस संघ का जो है बात हुई नहीं कुछ भी खास, अंतरिम सरकार पे तो कोई बात ही नहीं की। हम संघ बनाएंगे, कब बनाएंगे पता नहीं, कैसे बनाएंगे पता नहीं, तो ये गड़बड़ थी। दूसरा इन्होंने बोला कि युद्ध के बाद एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, और संविधान सभा में क्या चीजें की जाएगी कि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है राज्यों की विधान परिषद से किया जाएगा, और राजा महाराजा भी अपना अपना प्रतिनिधि वहां पर भेजेंगे। राजा महाराजा कैसे भेजेंगे, मेरा जो है सबसे विश्वास पात्र है मैं भेज दूंगा। तो कांग्रेस इस बात पर अड़ गई कि राजा महाराजा क्यों भेजेंगे भाई, वो भी चुनाव करें, उनके राज्यों में भी लोग रहते हैं, उन राज्यों के लोगों के द्वारा चुनाव करके भेजो आप। तो इस बात पे कांग्रेस अड़ गई। तो यही है कि संविधान सभा में निर्वाचन प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं के निचले सदन के द्वारा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा किया जाएगा, यानी राज्यों से तो लोग जो है ये रेशियो में चुने जाएंगे, लेकिन देशी रियासतों के द्वारा नामित किया जाएगा पूर्णतः भारतीय। ये अंतरिम सभा जो है संविधान आपके लिए जो बनाएगी, ये संविधान सभा पूर्णतः भारतीय होगी। लेकिन कांग्रेस को इस पर आपत्ति थी कि ये नामित नहीं किए जाए, ये नॉमिनेट नहीं किए जाए, इनका भी चुनाव किया जाए। दूसरा इन्होंने क्या बोला, संविधान सभा जो संविधान लागू करेगी वो संविधान प्रांत जो भी राज्य इस बात से सहमत नहीं है कि ये संविधान खराब बना है उसको वो मना कर सकते हैं। तो ये ब्लूप्रिंट ही है पार्टीशन का। अगर मान लीजिए मुस्लिम बहुल राज्यों ने इस संविधान को नहीं माना तो वो अलग हो सकते हैं, अब अलग होंगे तो अलग देश ही बनेंगे फिर, या उसको नहीं मानेंगे तो अपना संविधान बनाएंगे, तो फिर भारत एक कैसे होगा। तो संविधान सभा के लिए जो चीजें की गई थी तो मेन जोर इनका संविधान सभा पे था। लेकिन कांग्रेस बात करती रही किसकी, कांग्रेस बात करती रही कि अंतरिम सरकार बनाई जाए। तो न तो भारतीय संघ कभी अस्तित्व में आया, न इस पर बात हुई, कुछ भी नहीं हुआ। और भारतीय और ब्रिटिश सत्ता के हस्तांतरण और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए समझौता होगा। तो अल्पसंख्यकों की बात हमेशा की गई, अल्पसंख्यक का मतलब मुस्लिमों को संतुष्ट करने के लिए। तो ये चीजें कागजी कार्रवाई क्रिप्स मिशन ने की, लेकिन क्रिप्स मिशन की बात से न तो कांग्रेस संतुष्ट हुई न मुस्लिम लीग संतुष्ट हुई। 1942 का साल आ गया, विश्व युद्ध अपने चरम पर था, हिटलर की शक्ति बढ़ती जा रही थी, हिटलर ने रशिया पर आक्रमण कर दिया, हिटलर ने फ्रांस को जीत लिया, हिटलर ने जो है जर्मनी के आसपास के सारे पोलैंड वगैरह सबको जीत लिया हिटलर ने। तो ये बड़ा दुविधा भरा समय था, और उस समय गांधी जी को लगा कि अब सही समय आ गया है कि हमें एक आंदोलन चालू करना चाहिए। उस समय भी कई सारे कांग्रेस के नेता ये सोचते थे कि नहीं, हमें युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन करना चाहिए, ब्रिटेन के समर्थन के बदले में ब्रिटेन वासी जब आजाद हो जाएंगे तो हमें सत्ता सौंप देंगे। लेकिन गांधी जी ने उस समय सोचा कि समय आ गया, और गांधी जी ने कांग्रेस को चुनौती भी दी थी जुलाई के अधिवेशन में कि अगर कांग्रेस ने मेरी बात को नहीं माना तो मैं इस देश की बालू से एक नया जो है आंदोलन चालू कर दूंगा, आंदोलन कर दूंगा, बड़ा संगठन बना दूंगा जो कांग्रेस से भी बड़ा होगा। इन चुनौती भरे शब्दों में कहा था कि आई विल क्रिएट अ ह्यूज मूवमेंट विद द सेंड ऑफ दिस कंट्री। तो मैंने ही कांग्रेस में इतनी सारी चीजें की है, मैं एक नया आंदोलन चालू करूँ। बाद में गांधी जी की बात मान ली जाती है और अगस्त 1942 में एक आंदोलन की शुरुआत होती है, जो अंतिम आंदोलन था गांधी जी का, भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जुलाई में इसका प्रस्ताव आया था कांग्रेस के वर्धा सम्मेलन में, जहां पर मैंने बताया कांग्रेस के वर्धा सम्मेलन में गांधी जी ने यह बात कही थी कि भाई आपको तो आंदोलन छेड़ना ही पड़ेगा। अब इस आंदोलन के लिए फिर 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक, ये मैदान है मुंबई में, यहाँ पर एक सभा हुई, और इस ग्वालियर टैंक मैदान में मुंबई में प्रपोजल पास किया गया है कि अब हम भारत छोड़ो आंदोलन करेंगे, क्योंकि उधर हिटलर भी बड़े तांडव रूप में था अपने, ब्रिटेन अकेला फंस रहा था, अमेरिका भी जो है उस समय तक चीज़ों को उस तरीके से ऑब्जर्वेशन की कैटेगरी से देख रहा था। तो भारत के लिए एक अच्छा मौका था, और इसी ग्वालियर टैंक से ये आंदोलन चालू किया गया। इस ग्वालियर टैंक को अब अगस्त क्रांति मैदान कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अगस्त क्रांति मैदान। अगस्त क्रांति मैदान जो है इसको कहा जाता है। अब इस अगस्त क्रांति मैदान में जब चीजें हुई तो उस समय कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ऑपरेशन जीरो आर चलाया गया। तो ये ऑपरेशन जीरो आर किस लिए चलाया गया? जीरो आर का मतलब होता है कि रात के 12 बजे जो है सबको गिरफ्तार कर लिया जाए, आधी रात में सबको गिरफ्तार कर लिया गया। जीरो आर कब होता है? 0000 यानी रात के 12 बजे। तो 12 बजे के बाद में ये ऑपरेशन की, रात में सब नेताओं को उठा लिया जाए, अगले दिन आंदोलन करेंगे कैसे। तो 9 अगस्त को
सुबह 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 का मतलब 2-3 बजे 4 बजे सबको उठा लिया गया। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन लीडरलेस आंदोलन था, कोई लीडर नहीं था। अब्दुल कलाम आज़ाद को गिरफ्तार कर लिया गया, मौलाना आज़ाद को, जवाहरलाल नेहरू को, गांधी जी को, सरदार पटेल को, सबको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन गांधी जी के द्वारा दी गई शिक्षाओं से और पुराने 2 बड़े आंदोलन में भाग लेने से अब जनता समझ चुकी थी कि कैसे आंदोलन करना है। और गांधी जी ने इसी में करो या मरो का नारा दिया था, कई सारी चीजें उसमें हुई थी, तो आंदोलन अपने चरम पर था और कई टाइम तक ये आंदोलन चलता रहा। क्विट इंडिया मूवमेंट इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी गेव डू और डाई, डू और डाई का मतलब करो या मरो, करो या मरो का इन्होंने नारा दिया कि इस बार तो हम पार लगा देंगे। गुप्त रेडियो स्टेशन बनाया गया, कई सारे लोग गुप्त हो गए, जब बड़े लोग गिरफ्तार कर लिए गए तो छोटे छोटे लोगों ने इसमें काम किया। उषा मेहता का नाम आता है, आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन एक बार कि गुप्त रेडियो के एंकर सबसे पहले कौन बने थे, तो उषा मेहता नाम की महिला बनी थी। तो इसमें कई सारे लोग थे, राम मनोहर लोहिया, इन सब का नाम आता है, विनोबा भावे, इन सब का नाम आता है, जिन्होंने जो है इस तरीके से उस समय गुप्त रूप तरीके से काम किया था। फिर सारे मूवमेंट जो है वो डिपेंडेंट ऑन स्टूडेंट, वर्कर, फार्मर, ये सारे नेता थे, ये एक्चुअल में नेता थे, क्योंकि सारे बड़े नेता तो गिरफ्तार कर लिए गए थे, तो इन्हीं के ऊपर ये आंदोलन था। और गांधी जी ने इनको सपोर्ट करने के लिए क्या बोला कि ठीक है मैं भी फास्ट करता हूं, मेरे को जेल हो गई है, मैं जेल में हूं, लेकिन मैं वहीं से जो है आपको शक्ति देने के लिए मैं क्या करता हूं कि मैं भी वहां पर फास्टिंग करता हूं। तो ये भी चीजें हो गई थी। फिर 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाया गया। आपको पता होगा 23 मार्च 1940 को ही पाकिस्तान का प्रस्ताव लाया गया था। तो उस पाकिस्तान प्रस्ताव को ही समर्थन देने के लिए 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस की घोषणा की गई थी। तो ये चीजें हैं। फिर क्या हुआ कि गांधी जी को रिलीज किया गया 6 मई 1944 को, क्योंकि इस समय तक आते आते ब्रिटेन का पलड़ा भारी था। द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर पीछे हटता जा रहा था और 1945 में इसके 1 साल बाद तो युद्ध भी खत्म हो जाता है। तो अब गांधी जी को रिलीज कर दिया गया। अब भारत में ये चीजें हो गई। इसी समय आजाद हिंद फौज भी भारत लड़ने आ गई थी। आजाद हिंद फौज ने भी इम्फाल का घेरा डाल रखा था, अंडमान निकोबार पे तो अधिकार कर लिया था। तो ये साइमल्टेनियसली चीजें चल रही है। यहाँ पर गांधी जी आंदोलन कर रहे हैं, उधर सुभाष चंद्र बोस जो है नागालैंड की सीमा पर बैठे हुए हैं, उधर जो है द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की हालत खराब हो गई है। इन सारी चीजों से ही भारत को आजादी देने के रास्ते क्लियर होंगे। तो ये सारी चीजें हो गई कि इनको रिलीज किया गया। आगा खां पैलेस पुणे में इनको रखा गया था और आगा खां पैलेस में इनकी वाइफ की यहाँ पर डेथ होती है, इनके सचिव की डेथ हो जाती है, यहाँ पर महादेव देसाई इनकी वाइफ कस्तूरबा गांधी की डेथ हो जाती है। तो ये जो है इनकी डेथ होने के बाद में गांधी जी को रिलीज किया जाता है यहाँ पर इनके खराब स्वास्थ्य के कारण। और गांधी जी के जीवनीकार लुईस फिशर हैं, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी इन्होंने लिखी है, ये भी इनके साथ इस आंदोलन में थे। तो ये कुछ चीजें मैंने बताई जो भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड थी। अब भारत छोड़ो आंदोलन के बाद में क्या होगा, तो भारत छोड़ो आंदोलन के बाद में ये होगा कि अब चूंकि सत्ता तो सौंपनी है, क्योंकि यहां पर भी जो है ये 1944 की हम बात कर रहे हैं, 1945 में वहां पर भी चुनाव होंगे ब्रिटेन में, और ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनेगी और वही जॉर्ज क्लेमेंट एटली जो है वहां प्रधानमंत्री बनेंगे, जो मैंने बताया था साइमन कमीशन में आए थे। तो वो ये बोलेंगे कि भाई भारतीयों को सत्ता तो सौंपनी है। अब कैसे सौंपे, किसको छोड़ के जाएं, किसको अधिकार देके जाएं, मुस्लिम लीग को दें, कांग्रेस को दें, जनता को दें, किसको अधिकार देके जाएं, उसी पे बात करने के लिए अब चीजें चलेगी और उसी के लिए अलग अलग प्रस्ताव आएंगे। सबसे पहले वेवेल योजना आएगी जिसके लिए शिमला समझौता होगा, शिमला सम्मेलन होगा और उसके बाद में कैबिनेट मिशन आएगा। तो यही 2 चीजें बची है। तो देखते हैं क्या चीजें हैं। तो देखिए 14 जून 1945 को वेवेल प्लान की घोषणा की गई और ये वेवेल प्लान जो है 25 जून 1945 को शिमला कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया कि इस प्लान को कैसे समझाया जाए। तो सब लोग ठंडे दिमाग से शिमला में इकट्ठा हुई है, वहां पर ठंड भी ठीक है, गर्म कोई रहेगा नहीं, तो ठीक है वहां पर इकट्ठा हो जाइए, हम आपको बताते हैं कि हमारा प्लान क्या है। तो यहाँ पर मौलाना आजाद, मैंने बताया कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वो भाग लेते हैं। तो इन्होंने बोला है कि अब ठीक है हम आपको सभी दे देते हैं, आप जैसा बोल रहे हो वैसा कर लेते हैं, गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ हमारा रहने दो, यानी सेनापति और राष्ट्रपति या गवर्नर हमारा रहे, बाकी सब भारतीय, कोई हमारा कुछ भी नहीं है। फिर रक्षा को छोड़कर सारे मंत्रालय आपके, मतलब अभी भी ये कुछ टांग अड़ाना चाहते थे लेकिन कांग्रेस इस पर मानी नहीं। दूसरा, हम अंतरिम सरकार बनाने के लिए भी रेडी हैं। हम क्या कर रहे हैं कि अंतरिम सरकार भी बना देंगे। ये जो परिषद होगी ना, यही अंतरिम सरकार होगी। ये जो परिषद होगी जिसमें सिर्फ गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ होगा, वही सरकार की तरह काम करेगी और उसमें कांग्रेस के सदस्य और लीग के सदस्य इक्वल होंगे। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां पर चीजें हो गई गड़बड़। ये अंतरिम परिषद, ये परिषद अंतरिम सरकार की तरह कार्य करेगी और युद्ध के बाद संविधान की प्रक्रिया भी चालू कर देंगे, यानी सब मांगे मान ली। लेकिन यहां 2 चीजों में गड़बड़ हो गई। एक तो ये कि लीग के सदस्य और कांग्रेस के सदस्य बराबर कैसे, कांग्रेस का तो ज्यादा बहुमत है, 8 राज्यों में सरकार है, 11 में, तो ये तो गलत बात है। तो लीग को खुश करने के लिए किया गया था। दूसरा, लीग ने बोला कि हमारे जो भी सदस्य होंगे, मान लीजिए 7 सदस्य हमारे साथ इनके, तो 7 सदस्यों में सारे के सारे मुस्लिम होंगे।
लीग ये बताना चाहती थी कि हम सिर्फ मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हैं और मुसलमानों की एकमात्र संस्था मुस्लिम लीग है, लेकिन कांग्रेस को ये मंजूर नहीं था। कांग्रेस बोलती है कि मुसलमान तो हमारे इसमें भी, हमारे तो अध्यक्ष मौलाना आजाद है, और मौलाना आजाद को हम अगर भेज नहीं पाए इसमें, हमारे अध्यक्ष को नहीं भेज पाए तो गड़बड़ है। तो इस पर जो है कंट्रोवर्सी हो जाती है चीजों पे, और शिमला समझौता जो है फेल हो जाता है। शिमला समझौते को मौलाना आजाद ने जल विभाजक की संज्ञा दी थी। जल विभाजक का मतलब होता है कि भारत और पाकिस्तान में विभाजन हो रहा है, नदियों का बंटवारा टाइप होता है ना, जल का विभाजन, ये पानी को बांटने की तरह है। तो ये जल विभाजक की संज्ञा दी थी मौलाना आजाद ने। तो ये वेवेल प्लान था। अब जब वेवेल प्लान जो है फेल हुआ तो अब आगे कैबिनेट मिशन आएगा, लेकिन मैं आपको आजाद हिंद फौज के बारे में थोड़ा बता देता हूं। पहले ये मैंने बताया था सुभाष चंद्र बोस के बारे में, ये हम पढ़ेंगे। तो अभी आप ये ध्यान रखिए कि वेवेल प्लान जो है यहाँ पर फेल हो जाता है। ये वेवेल प्लान जो फेल होता है तो इसके बाद में अब चूंकि ब्रिटेन में भी चुनाव हो जाएंगे, और ब्रिटेन में चुनाव होने के बाद में कैबिनेट मिशन को भेजा जाएगा, और कैबिनेट मिशन को भेजने पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस उस कैबिनेट मिशन पर फौरी तौर पर एग्री हो जाएंगी। हालांकि बाद में उसमें भी दिक्कत आएगी, मुस्लिम लीग फिर अलग होगी और अलग देश बनेगा, वो हम पढ़ेंगे। लेकिन कैबिनेट मिशन से पहले, हम ये पढ़ने से पहले थोड़ा ये देख लेते हैं कि आजाद हिंद फौज का भारत की आजादी में क्या योगदान था। तो आपको सबको पता है कि आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने नेतृत्व किया था। सुभाष चंद्र बोस 1938 में हरिपुरा और 1939 में त्रिपुरी में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन अपना इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं 1939 में। वो ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो ये सोचते थे कि अंग्रेज चूंकि युद्ध लड़ रहे हैं और हमें भी अंग्रेजों के साथ में युद्ध लड़ना चाहिए, और हमें जो है सशस्त्र बल के आधार पर भारत को आजादी दिलानी चाहिए। तो इस तरीके की बातें इन्होंने की, और ये इसके लिए आंदोलन करना चाहते थे। लेकिन कांग्रेस से अलग होने के बाद में जब इन्होंने आंदोलन की ट्राई किया तो अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। मूवी बनी है सुभाष चंद्र बोस पे, द फॉरगॉटन हीरो, आप देखिएगा मूवी। तो सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर लिया गया, तो बड़ी चतुरता से ये अपने घर से निकलकर भागकर चले जाते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से ये भागकर जाना चाहते थे रशिया, लेकिन चूंकि रशिया जो है उस समय तक ब्रिटेन का अगेंस्ट था, लेकिन बाद में ब्रिटेन के साथ में हो जाता है। रशिया क्या था? पहले ब्रिटेन के अगेंस्ट में था। तो ये सोचते थे कि रशिया में हम जाएंगे और रशिया जो ब्रिटेन के अगेंस्ट है, तो रशिया से हम सरकार का समर्थन करने की बात करेंगे, सुभाष चंद्र बोस का समर्थन बात करने की। लेकिन रशिया जब ब्रिटेन के साथ में हो जाता है, हिटलर के खिलाफ हो जाता है, तो ये फिर हिटलर के पास चले जाते हैं, जर्मनी चले जाते हैं, और जर्मनी में ही इनको नेताजी की उपाधि वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा दी जाती है। तो जर्मनी में ये जाते हैं, जर्मनी से हिटलर से मिलते हैं, हिटलर से मदद मांगते हैं, लेकिन हिटलर ये बोलता है कि भाई हम जो है अभी आपकी मदद इस तरीके से नहीं कर पाएंगे, हमारी कुछ शर्तें हैं जिनको मांगने पर ये मना कर देते हैं। तो हिटलर के द्वारा प्रदान की गई पनडुब्बी में बैठकर ये जापान जाते हैं, क्योंकि हिटलर का सहयोगी उस समय जापान था, और जापान के पास में कई सारे कैदी सैनिक थे जो भारतीय थे, और उन्हीं कैदी सैनिकों से ये भारत की फौज बनाना चाहते थे। हालांकि ये ट्राई 1941 में पहले भी हुआ था। मोहन सिंह नाम के एक व्यक्ति ने सबसे पहले आजाद हिंद फौज का गठन किया था, लेकिन उनकी फौज को डिसबैंडन कर दिया गया था, उनकी फौज को खत्म कर दिया गया था। बाद में एक और क्रांतिकारी व्यक्ति हुए, रास बिहारी बोस। तो रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था, और ये फौज बनाई थी उन्होंने सिंगापुर में। कहां पर? सिंगापुर में। तो रास बिहारी बोस के द्वारा बनाई गई फौज का नेतृत्व जो है जापान से सिंगापुर जाने के बाद में सुभाष चंद्र बोस करते हैं, और यहां पर ही भारत की अस्थायी सरकार का निर्माण भी करते हैं। ये सोचते हैं कि अगर भारत की अस्थायी सरकार का निर्माण करा गया और जर्मनी, जापान, कई सारे देशों ने उसको मान्यता दे दी, तो भारत की एक सरकार बनेगी और उससे कई सारे लोग जुड़ेंगे फिर कि नहीं, भारत की सरकार ये चला रहे हैं, बाहर से निर्वासित सरकार चला रहे हैं, और कई सारे भारतीय भी भावना से जुड़ेंगे, और हम भारत पर फिर जो है आक्रमण करेंगे और ब्रिटिशों को भगा के फेंक देंगे वहां से। तो ये बोलते भी हैं कि हम 1 साल में जो है भारत की जमीन पर तिरंगा फहरा देंगे, और ये उसी के जो है वचन को पूरा भी करते हैं। 1943 के अंत तक ये जो है अंडमान निकोबार पर अधिकार करते हैं, वहां पर झंडा फहराते हैं, और शहीद और स्वराज अंडमान और निकोबार का नाम कर देते हैं। अंडमान और निकोबार का नाम बदलकर क्या कर देते हैं? शहीद और स्वराज द्वीप कर देते हैं। तो ये उस समय करते हैं। बाद में नागालैंड और में घेरा डालते हैं, कोहिमा और इम्फाल पर आक्रमण करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस समय तक जापान इनकी मदद नहीं कर पाता है, क्योंकि जापान में आपको पता होगा हिरोशिमा और नागासाकी पर बम फेंके जाते हैं, और जापान युद्ध में सरेंडर कर देता है। और नागालैंड में इनके द्वारा जब हमला किया जाता है, तो अंग्रेजों के पास तो एरोप्लेन वगैरह बहुत सारी चीजें थी, उससे जो है हमला करते हैं वो। इनके पास सुविधाएं भी अच्छी नहीं थी। दूसरा, इनको जापानी सेना ने अच्छे तरीके से ट्रीट भी नहीं किया था, साधन भी नहीं थे। और जापान के सरेंडर के बाद में नेताजी जो है वहां से जाकर सिंगापुर से ताइवान जाते हैं। तो ताइवान जाते समय एक प्लेन क्रैश हो जाता। में मृत्यु हुई कि नहीं हुई ये पता नहीं। कई लोग बोलते हैं कि वो जिंदा थे, कई लोग बोलते हैं कि वो मारे गए थे।
तो ये जो है 1940 से लगाकर 1945 तक सुभाष चंद्र बोस का जीवन मैंने आपके सामने बता दिया है। अब देखिए इससे क्या होगा, सब सुभाष चंद्र बोस तो चले जाते हैं और इनके द्वारा बनाए गए आर्मी के लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन गिरफ्तार लोगों पर लाल किले में मुकदमा चलाया जाता है। उस लाल किले में मुकदमे में उनको फांसी की सजा होती है। उसमें एक सिख, एक मुस्लिम और एक ईसाई होता है, गुरबख्श सिंह ढिल्लन और पीके सहगल, ये लोग होते हैं। तो उन पर मुकदमा चलाया जाता है। उन पर मुकदमा चलाने के लिए पूरे भारत में विद्रोह होते हैं, उनको फांसी की सजा दे दी जाती है। तो भारत में हुए विद्रोह के कारण वायसराय उनकी फांसी की सजा को छोड़ देता है। तो इस तरीके से चीजें चलती है। तो उस समय जो माहौल बनता है, आजाद हिंद फौज जो लड़ने आए थे, भारत को आजाद कराने आए थे, उनके खिलाफ जो भारत में माहौल बनता है वो किसी आंदोलन से कम नहीं था। उसी समय नौसैनिक भी विद्रोह कर देते हैं भारत में। तो आजाद हिंद फौज का विद्रोह, नौसैनिकों का विद्रोह, इसके कारण अंग्रेजों को लग जाता है कि अब हमें आजादी देना ही पड़ेगी और अंग्रेज जो है घोषणा कर देते हैं कि 1948 तक भारत को आजादी दे देते हैं। लेकिन उससे पहले ही माउंटबेटन आकर सारा काम खत्म कर देते हैं। 1947 में भारत को आजादी मिल जाती है। तो ये आजाद हिंद फौज से रिलेटेड क्या चीजें मैंने बता दी है। हरिपुरा, त्रिपुरी, ये मैंने कई बार बता चुका हूँ। नजरबंदी से भागकर जर्मनी, जापान, वहां सिंगापुर चले गए। 1943 में इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की अध्यक्षता की और आजाद हिंद फौज की कमान संभाली। ये इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो है ये रास बिहारी बोस ने बनाई थी। किसने बनाई, यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, रास बिहारी बोस ने बनाई थी। और रास बिहारी बोस से आजाद हिंद फौज और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का जो है मेन पावर सेंटर ये बन जाते हैं, ये ले लेते हैं सिंगापुर में। और इसका जो है अस्थायी सरकार भी बनाते हैं। 21 अक्टूबर 1943 को अस्थायी सरकार की स्थापना भी करते हैं और ये बोलते हैं कि आजाद हिंद फौज का मुख्यालय रंगून में बनाया जाए। रंगून उस समय जो है, अभी भी रंगून जो है, जिसको आप बर्मा में यानी म्यांमार में बोलते हैं, वहां पर ये बनाते हैं कि भारत की पूर्वी सीमा से हम हमला करेंगे। और ये उस समय जब अनाउंस करते हैं कि 1 साल के अंदर अंदर भारत की जमीन पर तिरंगा फहराएंगे, तो इनका ये पूरा भी करते हैं। 30 दिसंबर 1943 को अंडमान और निकोबार को जीतकर इनका नाम क्या कर देते हैं, शहीद और स्वराज करते। तो यही कहानी मैंने आपको सुनाई, यही लिखी हुई है, यही सारी बातें। क्लास में भी हम ऐसे ही करते थे, आपको पहले कहानी सुनाते थे, फिर बोल के लिखाते थे। बस यहाँ पर बोल के लिखाने की बजाय मैंने सारा लिखा दिया आपको। तो 1944 में कोहिमा और इम्फाल का घेरा डालते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती है। मैंने बता दिया सफलता नहीं मिलने के कारण, एक तो जापान सरेंडर कर देता है उधर, हालांकि 1944 में नहीं करता है, लेकिन ये घेरा भी 1 साल चलता है, 1944 से 1945 तक चलता है। तो जापान कमजोर हो जाता है, तो जापान रिट्रीट करने लग जाता है। जापान की सेना जब जाती है तो इनके पास साधन वैसे ही कम रहते हैं। जापान ने उनको सही से ट्रीट भी नहीं किया था, कई सारे नीचे दर्जे के काम भारतीय सैनिकों से कराए जाते हैं। तो जापान उस समय क्या सोचता था कि हम भी भारत पे आक्रमण करके बाद में भारत को हम भी ले सकते हैं। तो उस समय क्लियरिटी नहीं थी, लेकिन सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि एक बार जब हम जीत जाएंगे, बंगाल तक पहुंच जाएंगे, बंगाल के थी सुभाष चंद्र बोस, तो जनता हमारा स्वागत करेगी, और जब जनता स्वागत करेगी तो जापानियों को तो हम भगा ही देंगे बाद में। तो ये चीजें भी थी। फिर 18 अगस्त 1945 को, देखिए इसी से पहले 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर बम फेंके जाते हैं। और हिरोशिमा और नागासाकी पर जब बम फेंके जाते हैं, हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बम फेंके जाते हैं। और उसके बाद में ही 15 अगस्त को, जब भारत की आजादी का दिन था 1947 में, तो 1945 की बात कर रहा हूं, 1945 में 15 अगस्त को जापान सरेंडर कर देता है। जापान सरेंडर करने के बाद में 18 अगस्त को ये जाते हैं और सिंगापुर से ताइवान, पहले सिंगापुर जाते हैं, सिंगापुर से ताइवान जाते हैं, उस समय प्लेन क्रैश हो जाता है। तो ये आजाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस के बारे में मैंने पूरी कहानी आपको बता दी है। इस शहीद और स्वराज की याद में ही आपको पता होगा भी मोदी जी वहां गए थे 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में, और उन्होंने एक रोज, नील और हेवलॉक आइलैंड का नाम बदलकर बोस, शहीद और स्वराज कर दिया था। ये हिस्ट्री से भी आप जोड़ सकते हैं इन चीजों को। ठीक है दोस्तों, तो हम कहाँ थे, हम आजाद हिंद फौज को बीच में लेकर आए। अभी हम थे कि किस तरीके से भारतीयों को वेवेल प्लान दिया गया, शिमला सम्मेलन, शिमला कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया। शिमला सम्मेलन चूंकि असफल हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये बोल रहे थे कि बराबर मेंबर नहीं हो, और बराबर होने के बाद में भी कांग्रेस वाले ही बोलेंगे कि मुस्लिमों को हम ही नियुक्त करेंगे। तो इन दोनों के कारण ये सम्मेलन खत्म हो गया। और आप देखिए इसी के दौरान जो है वो आजाद हिंद फौज का इंसिडेंट भी चल रहा है। आजाद हिंद फौज 1943-44 में ही भारत आई थी, 45 में तो वापस चली गई। तो ये आजाद हिंद फौज, भारत छोड़ो आंदोलन और ये अंग्रेजों की मान मनोबल एक साथ चल रही है। अब क्या होगा, अंग्रेजों को जब लग गया कि चुनाव हो गए हमारे यहाँ पे भी, वहां पर भी क्या हुआ कि चुनाव हुए तो उनको आजादी देना थी। ये आईएनए का मुकदमा भी मैंने आपको बताया है ना, आईएनए का मुकदमा, ये एक और चीज थी जो मैंने बताई नहीं आपको उस समय। आजाद हिंद फौज का ही मुकदमा था कि शहनवाज खां, पीके सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लन। तो इन मुकदमों के कारण और इस विद्रोह के कारण भी अंग्रेज भारत में सत्ता हस्तांतरित करने के लिए मजबूर हो गए। इनका मुकदमा चलाया गया। अब देखिए, एक मुस्लिम है, एक सिख है और एक ईसाई है, इन पर मुकदमा चलाया गया। और इस मुकदमे को लड़ने के लिए, ट्रायल को लड़ने के लिए भूला भाई देसाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, के.एन. काटजू, आसफ अली, ये 5 वकील थे जो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में लाल किले में मुकदमा चलाया गया पब्लिक में।
और उसको डिफेंड करने के लिए 5 कांग्रेसी नेता जो है वो गए थे। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो ये 3 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया, पूरे देश में आंदोलन हुआ, इनको फांसी की सजा दी गई, बाद में जनता के विरोध के कारण वायसराय ने इनकी फांसी की सजा को माफ कर दिया। तो ये एक बड़ा आंदोलन था। फिर इन्हीं को देखते हुए नेवल म्यूटिनी हो गई, नौसैनिक जो है उन्होंने विद्रोह कर दिया। नौसैनिकों का विद्रोह कैसे हुआ कि उनको जो है खराब खाना दिया जाता था, उन पर अभद्र टिप्पणियां की जाती थी, अंग्रेज उनको नीचे दर्जे का समझते थे, उतना वेतन नहीं दिया जाता था, बहुत सारी चीजें थी, लेकिन उस समय उतना कर नहीं पाए। लेकिन बाद में जब इतनी सारी चीजें हुई तो इन्होंने विद्रोह कर दिया। तो एक INS तलवार नाम का जहाज था, एक्चुअली INS तो भी बोलते हैं HN, उस समय HMIS हुआ करता था। INS का मतलब इंडियन नवल शिप, लेकिन उस समय बोलते थे HMIS, इंडियन नवल शिप की बजाय उस समय बोलते थे HMIS, हिज मजेस्टीज इंडियन शिप। तो उस समय ऐसा बोला जाता था। अभी जितने भी नाव है, जहाज है, उनके आगे बोला जाता है INS, उस समय HMIS बोला जाता था। तो HMIS तलवार में विद्रोह होता है। BC दत्ता जो है उस HMIS एक की तलवार की दीवालों पर, तलवार की दीवालों का मतलब उस जहाज की दीवालों पर लिख देते हैं क्विट इंडिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। उससे उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। बाद में एक हिंदुस्तान नाम के जो जहाज है उसमें विद्रोह होता है। इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज बहुत कोशिश करती है, लेकिन आखिरकार विद्रोही पटेल और जिन्ना के कहने पर, क्योंकि वो भी मुस्लिम और हिंदू थे, तो उस समय देखिए इतना मुस्लिम हिंदू का चीजें गड़बड़ हो गई थी, तो पटेल और जिन्ना के कहने पर वो आत्मसमर्पण कर देते हैं। लेकिन एक बड़ा विद्रोह था। अब अंग्रेज सोचते हैं कि हम शासन करें कैसे, आर्मी खिलाफ, सेना खिलाफ, लोग साथ में नहीं, सारी चीजें गड़बड़ है, अब हम शासन नहीं कर सकते। तो इसीलिए अंग्रेजों को लग गया कि भारत को आजादी देनी ही चाहिए। तो ये देखिए मैंने लिखा यहाँ पर HMIS तलवार में 18 फरवरी 1946 को बॉम्बे में विद्रोह हो गया। BC दत्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ दिनों बाद HMIS हिंदुस्तान में विद्रोह हुआ। बाद में पटेल और जिन्ना कहने पर इन्होंने समर्पण कर दिया। तो ये सारी चीजें जो चल रही थी, ये सारी बातें इसके कारण चल रही थी। अब क्या होता है, अब ये होता है कि इस विद्रोह के कारण भारत की आजादी सुनिश्चित होती दिख रही है। और इसी दौरान ब्रिटेन में भी सत्ता परिवर्तन होता है। ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन क्या है, ब्रिटेन में विंस्टन चर्चिल नाम के एक व्यक्ति थे, विंस्टन चर्चिल। ये बहुत ही शानदार पर्सनालिटी थे और बहुत ही जो कहूंगा कि दृढ़ पर्सनालिटी थे। इन्होंने ही द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन को बचाए रखा। अगर कोई और प्रधानमंत्री होता तो ब्रिटेन को शायद बचा नहीं पाते, लेकिन ये काफी जो है इंडिया विरोधी भी थे। बाद में ये कंजर्वेटिव पार्टी के थे। कौन सी पार्टी थी, कंजर्वेटिव पार्टी के थे। और बाद में लेबर पार्टी की सत्ता आई। लेबर पार्टी की जब सत्ता आई तो क्लीमेंट एटली जो है प्रधानमंत्री बने, और एटली थोड़े लिबरल थे, तो एटली ने बोला कि भाई भारत को सत्ता देनी पड़ेगी। उसी के लिए भारत की सत्ता को कैसे सौंपा जाए, उसके लिए कैबिनेट मिशन वो भेजते हैं। तो कैबिनेट मिशन में क्या चीजें हैं वो देख लीजिए। देखिए जुलाई 1945 में चुनाव हुए, इनमें लेबर पार्टी के जॉर्ज क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बने। 19 फरवरी 1946 को कैबिनेट मिशन की घोषणा हुई। 3 मेंबर आए थे। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा। इसके हेड तो पैथिक लॉरेंस थे, इसके जो मुखिया थे वो कौन थे, पैथिक लॉरेंस। और पैथिक लॉरेंस के बाद में एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स। ये क्रिप्स वही है जो क्रिप्स मिशन लेके आए थे, इसमें इनको मेंबर बना के भेजा गया। उस समय उस मिशन के अध्यक्ष थे वो। तो ये मिशन आता है और इसके कारण जो है ये कई सारी चीजें ये बताते हैं। ये क्या चीजें बताते हैं इसको मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूं। सबसे पहले तो ये बोलते हैं कि ठीक है, अंतरिम सरकार का गठन कर देते हैं, संविधान का निर्माण करेंगे और सत्ता हस्तांतरित करेंगे। इसका उद्देश्य था कि ठीक है भारतीय इतने दिन से बोल रहे हैं, हम आपको दे देते हैं, जबकि इनकी मजबूरी थी, दे क्या देते हैं। अंतरिम सरकार के गठन के लिए मान जाते हैं, संविधान सभा के लिए मान जाते हैं, और सत्ता कैसे हस्तांतरित करना है इसके लिए मान जाते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर देते हैं। अब जब ब्रिटेन को लगा कि हमें सत्ता सौंपना ही है तो कमजोर भारत ना बनाया जाए, भारत अगर मजबूत रहेगा तो हमारा सहयोग करेगा, इसलिए वो पाकिस्तान का विभाजन तो मना कर देते हैं। बाद में परिस्थितियां ऐसी होती है कि मानना पड़ता है। तो ये पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर लेते हैं। ये बोलते हैं कि हम एक संघ बनाएंगे, एक पूरा फेडरेशन बनाएंगे, पूरा भारत एक करेंगे, जिसमें रजवाड़े भी शामिल होंगे। और उसमें जो है इस संघ, ये क्या है, ये सब बोलना चाह रहे थे कि एक संघ बनेगा। एक क्या बनेगा, संघ बनेगा। उस संघ के अंतर्गत ABC ग्रुप बनेंगे। इस ABC ग्रुप में क्या होंगे, अलग अलग राज्य होंगे, A राज्य, B, C। इस राज्यों में देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है 3 ग्रुप ऑफ स्टेट बनेंगे। इसमें मद्रास, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंस ये A ग्रुप में होंगे, ये B ग्रुप में होंगी और ये C ग्रुप में होंगे। तो इस तरीके से अलग अलग जो बनाए जाएंगे। अब देखिए ये ग्रुप जो है हिंदू बहुल है और ये ग्रुप जो है मुस्लिम बहुल है। पंजाब मुस्लिम बहुल है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर उधर मुस्लिम बहुल है, सिंध मुस्लिम बहुल है, बंगाल, असम ये मुस्लिम बहुल थे। तो ये जो है ये दोनों मुस्लिम बहुल थे और ये हिंदू बहुल था। तो ये ग्रुपिंग बना दिए गए और ये बोला गया कि सबसे पहले प्रांत शासन बनाएंगे, जैसे ये मद्रास, पंजाब, बंगाल, ये जो है अपना संविधान बनाएंगे। अपना संविधान बनाने के बाद में फिर ये जिस ग्रुप में होंगे उसका संविधान बनाएंगे और वो संविधान फिर बाद में संघ का संविधान बनेगा। और संघ को केवल कितने
अधिकार होंगे रक्षा, संचार और विदेशी मामले। जैसे थोड़े टाइम पहले कश्मीर में हमारे पास में रक्षा, संचार और विदेशी मामले थे, वैसे बोला गया कि एक संघ बनेगा, संघ में अलग अलग ग्रुपिंग होगी, उस ग्रुप में अलग अलग राज्य होंगे और उन राज्यों का संविधान बनाया जाएगा और अंतरिम सरकार का गठन होगा। उस अंतरिम सरकार में टोटल 14 मेंबर होंगे। उन 14 मेंबर में इन्होंने बोला कि कांग्रेस के 6, लीग के 5 बराबर नहीं होंगे साहब, एक सिख, एक क्रिश्चियन होगा और एक पारसी भी होगा, सबको अधिकार दे दिया गया। तो ये कैबिनेट मिशन को इस तरीके से डिजाइन किया गया था। लेकिन गड़बड़ कहां थी? गड़बड़ ये थी कि ये बोला गया कि 5 साल के बाद कोई भी किसी ग्रुप से बाहर निकाला जा सकता है या बाहर आ सकता है। तो ये सोचा गया कि मुस्लिम मान लो अगर चाहते भी होंगे कि अलग राज्य बने, अलग देश बने, तो ये इससे इधर आ जाएंगे, इससे इधर आ जाएंगे, एक बन जाएंगे। तो इसलिए बी और सी ग्रुप में इनको रखा गया और 10 साल के बाद कोई चाहे तो अपना संविधान बदलने की बात कर सकता है। तो ये थोड़े एम्बिग्यूटी वाले प्रोविजन थे, आपको इतना समझने की जरूरत नहीं है। आप तो बस ये समझिए कि यहां पर भी विधायिका होगी, यहां पर भी विधायिका होगी और ये अलग अलग राज्यों में भी विधायिका होगी। तो ऐसे राज्य थे ये। तो ये बोला गया। अब प्रॉब्लम क्या थी कि यहां पर कुछ चीजें तो दिक्कत थी, लेकिन फिर भी मुस्लिम लीग भी सोच रही थी कि ठीक है हम इनको एक करके मुस्लिम राज्य बना लेंगे। हिंदू भी सोच रहे थे कि ठीक है, हिंदू मतलब कांग्रेस भी सोच रही थी कि इस तरीके से ठीक है। राजे रजवाड़े भी आ गए, सारी चीजें आ गई, अंतरिम सरकार भी बना रहे हैं, सारी चीजें, सबको प्रतिनिधित्व दिया है तो सबको मान लेते हैं। तो मान लेते हैं। इस बात को मानने के लिए संविधान सभा का गठन होना था और संविधान सभा का गठन होना था चुनावों के थ्रू। तो चुनाव कराए गए। अब चुनाव कराए गए तो उसमें क्या हुआ कि कांग्रेस को 208 सीटें मिल गई। 296 लोगों के लिए चुनाव हुआ, 296 में से 208 तो कांग्रेस को मिल गई। तो पहले कांग्रेस ये बोलती थी कि संविधान सभा के लिए तो हम एग्री कर लेंगे, लेकिन अंतरिम सरकार के लिए चूंकि आपने इस तरीके से काम किया है तो अंतरिम सरकार के लिए हम सोचेंगे कि शामिल हो कि न हो, लेकिन संविधान सभा का चुनाव कराइए, संविधान सभा के चुनाव में हम शामिल होंगे। शामिल भी हुए, 208 सीटें मिल गई। इससे मुस्लिम लीग खफा हो गई। मुस्लिम लीग सोचती है कि भाई इन्होंने ही तो सारा हड़प लिया है, अब हम क्या करेंगे। तो मुस्लिम लीग वहीं से अलग हो जाती है और मुस्लिम लीग ये सोचती है कि अब भाई हमें तो अलग पाकिस्तान की मांग करनी है। तो मुस्लिम लीग जो है संविधान सभा से तो अलग हो जाती है, बोलती है कि संविधान सभा का बनाया गया संविधान हमारे इस राज्यों में लागू नहीं होगा, पहली चीज। दूसरा, अंतरिम सरकार में भी वो मना कर देती है, लेकिन बाद में शामिल होती है। और कांग्रेस जो पहले मना कर रही थी कि हम सोचेंगे, कांग्रेस सरकार बना लेती है। तो कांग्रेस संविधान सभा में भी आ गई और सरकार भी बना ली। उसी अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं। तो देखिए, 2 कार्यकारिणी बनाई गई, एक तो आजादी के पहले, एक आजादी के बाद में। आजादी के पहले जो ये बनाई गई संविधान सभा, इस संविधान सभा से ही एक अंतरिम सरकार बनाई गई। इस अंतरिम सरकार में प्रेसिडेंट तो वाइसराय थे, वाइस प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू थे, संचार मंत्री और रक्षा मंत्री सरदार पटेल थे। मुस्लिम लीग तो शामिल ही नहीं हुई। हालांकि मुस्लिम लीग के लिए कांग्रेस ने जगह छोड़ रखी थी, तो बाद में कुछ तो जगह छोड़ रखी थी और कुछ जो ये 5 लोग थे ना, ये 5 लोग थे, तो 5 और टोटल कितने थे? 14। तो कांग्रेस ने 12 लोगों को सही बनाई, 2 जगह खाली छोड़ी। और बाद में जब कांग्रेस ने बोला, मुस्लिम लीग ने बोला कि हम भी शामिल होंगे, तो इनके 2 लोगों ने इस्तीफा दे दिया, 3 लोगों ने इस्तीफा दे दिया। तो अब जगह कितनी हो गई? 5 की जगह हो गई। 2 तो पहले ही कम थे और 3 ने इस्तीफा दे दिया, तो 5 लोग बाद में मुस्लिम लीग के भी शामिल होते हैं। और एम लियाकत अली को बनाया जाता है वित्त मंत्री, और वित्त मंत्री जब मुस्लिम लीग को बना दिया जाता है तो अड़ेंगे तो अड़ाएंगे ही वो। उसी कारण फिर पाकिस्तान के विभाजन को मंजूरी मिलती है। तो अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये प्रस्ताव था कैबिनेट मिशन का, जिस पर दोनों एग्री थे। संविधान सभा के चुनाव होते हैं, संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस आगे होती है, मुस्लिम लीग अलग हो जाती है और कांग्रेस ही अंतरिम सरकार का गठन करती है। तो देखिए, शुरुआत में कांग्रेस और लीग दोनों कैबिनेट मिशन के दीर्घकालीन लक्ष्य से सहमत थे कि हाँ ठीक है, लॉन्ग टर्म में हम ऐसे ही करना चाहते हैं। इसी आधार पर संविधान सभा के चुनाव हुए, इसमें कांग्रेस को सीटें ज्यादा मिल गई। सीटें ज्यादा मिल गई तो ये लीग जो है पीछे हट गई। लीग ने बोला कि हम सीधी कार्रवाई करेंगे। इसी सीधी कार्रवाई में डायरेक्ट एक्शन, इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एक्शन। अब जो हम सीधी कार्रवाई करेंगे और पाकिस्तान लेकर रहेंगे। तो ये डायरेक्ट एक्शन के कारण ही भारत में दंगे होते हैं और जिन्ना जो है इसमें सबसे टॉप पर थे। लेकिन बाद में कांग्रेस तो पीछे हटती नहीं है, संविधान सभा में तो वो आई गई थी। वो बोलती है कि ठीक है हम सरकार भी बना लेते हैं। तो फर्स्ट मीटिंग हुई इंटरिम गवर्नमेंट की और इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुई किसके लीडरशिप में? नेहरू के लीडरशिप में। तो वाइस प्रेसिडेंट वही थे, प्रेसिडेंट तो हालांकि कौन थे? वो वाइसराय थे उस समय। लेकिन ये जो है नेहरू के अध्यक्षता में अंतरिम सरकार बनती है। और इस अंतरिम सरकार के गठन के बाद में अब चीजें देखिए, पॉलिटिक का पार्ट है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं क्या चीजें हुई। संविधान बन गया, अंतरिम सरकार बन गई। अब ये संविधान भी बन गया, सरकार भी बन गई। यहां 3 चीजें ध्यान रखिएगा। ये संविधान सभा है, संविधान सभा के चुनाव हो गए, अंतरिम सरकार बन गई। अंतरिम सरकार के मुखिया कौन? जवाहरलाल नेहरू। और अब विधायिका भी बनेगी, उसको पास कौन करेगा? उसको कानून कौन बनाएगा? तो विधायिका। तो यही संविधान सभा विधायिका का भी काम करेगी।
जब ये संविधान सभा होगी तो अध्यक्षता संविधान वाले करेंगे, जब विधायिका होगी तो अध्यक्षता अलग करेंगे, और इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए क्या बन गए, अंतरिम सरकार बन गई। तो अभी जो आपका सिस्टम है ना, वैसा ही सिस्टम है। अभी भी प्रधानमंत्री उनकी कैबिनेट होती है, संसद होती है, और ये तो अभी है नहीं। तो ये उस समय संविधान सभा थी, संविधान सभा ने विधायिका का कार्य किया, और विधायिका के अलावा जो है अंतरिम सरकार थी। तो इस तरीके से चीजें चलेगी। तो देखिए, सबसे पहले हम संविधान सभा की बात कर रहे हैं। तो संविधान सभा की मीटिंग हुई तो इसमें अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बता दिया गया, क्योंकि ये सबसे एजेड व्यक्ति थे। लेकिन बाद में 11 तारीख को, ये 9 तारीख को मीटिंग हुई, 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया गया। तो संविधान सभा के अध्यक्ष तो कौन हो गए, राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष हो गए साहब, ठीक है। और इसके अध्यक्ष जो है बाद में कौन बनेंगे, जीवी मावलंकर बनेंगे, ठीक है, अभी बताते हैं आपको। तो वाइस प्रेसिडेंट कौन बने इसके संविधान सभा के, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी, 2 लोग थे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष बने वाइस प्रेसिडेंट एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी, ये 2 उपाध्यक्ष बने। फिर 13 दिसंबर 1946 को नेहरू के द्वारा प्रस्ताव रखा गया, उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया कि हमारे संविधान का उद्देश्य क्या होगा, चीजें क्या होगी, हम किस काम के लिए कर रहे हैं, और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को एक मत से पारित कर दिया गया। तो अब आप देखिए, संविधान सभा की कार्रवाई चल रही है, संविधान सभा में चीजें चल रही है। अब विधायिका की मीटिंग कब होगी, ये भी आएगा आगे। पहले संविधान सभा की बात कर रहे हैं। तो अंतरिम सरकार के द्वारा संविधान सभा का निर्माण किया गया, संविधान सभा के निर्माण से ही कानून जो हमारा संविधान का प्रस्ताव पारित होगा, ये सारी चीजें हो गई। अब ये चीजें चल रही है, लेकिन मुस्लिम लीग तो कहीं शामिल ही नहीं है। अब मुस्लिम लीग शामिल नहीं है तो यहां पर क्लीमेंट एटली घोषणा करते हैं कि हम भारत को क्या करेंगे, 30 जून 1948 से पहले आजाद कर देंगे। ये जॉर्ज क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बन गए थे, और नए वायसराय को उन्होंने भेज दिया लॉर्ड माउंटबेटन को बनाकर भेज दिया। इसी समय कांग्रेस भी शामिल होती है, किसमें, अंतरिम सरकार में कांग्रेस भी शामिल हो जाती है। मैंने बताया लियाकत अली को यहां पर फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाता है। अब माउंटबेटन आ गए, अंतिम वायसराय, ध्यान रखिएगा, अंतिम वायसराय है लॉर्ड माउंटबेटन भारत के। तो ये भारत के वायसराय बन के आते हैं। अभी तक भी पाकिस्तान की मांग का कुछ नहीं, लेकिन ये सब दलों से बात करते हैं, सब चीजों से बात करते हैं, और ये बोलते हैं कि आप अभी देश नहीं चला पा रहे हो, अंतरिम सरकार में थोड़े कांग्रेस के हैं, थोड़े मुस्लिम लीग के हैं, अभी भी आपके बीच में झगड़ा है, तो बाद में देश कैसे चलाओगे। तो किसी न किसी तरीके से भारत का विभाजन तो सर्वोपरि। हालांकि गांधी जी ने, मौलाना आजाद ने बहुत रोका, गांधी जी ने बोला कि अगर विभाजन होगा तो मेरी लाश के ऊपर से होगा, कई सारी चीजें हुई, लेकिन अंत में पटेल और नेहरू इस विभाजन को मान जाते हैं, और विभाजन का जो प्लान है वही माउंटबेटन प्लान है। और माउंटबेटन प्लान की घोषणा हुई 3 जून 1947 को। इसी प्लान के आधार पर भारत का स्वतंत्रता अधिनियम बिल लाया गया। अभी भी हम जो लोकसभा में लाते हैं वो बिल होता है, बाद में एक्ट बनता है। तो ये 4 जुलाई को लाया गया, और 4 जुलाई को लाया गया और 18 जुलाई को पास हो गया। अब देखिए, अंग्रेजों को कितना जल्दी थी कि बस छोड़ के जाओ इनको, मरे कट्टे कुछ भी करें। 18 जुलाई को तो स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ, और 22 जुलाई को भारतीयों ने अपना नेशनल फ्लैग जो है अडॉप्ट कर लिया, और अपना नेशनल फ्लैग अडॉप्ट कर दिया, और 15 अगस्त को हमें आजादी मिल गई। यानी 18 जुलाई से 1 महीने से भी कम समय में आजादी मिल गई। और जबकि इसमें यह था कि इस अधिनियम में यह था, जबकि काफी सारे काम बाकी थे। क्या काम बाकी थे? इसमें बोला गया है कि रेड क्लिफ मिशन बनाया जाएगा, कि भारत और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री का निर्धारण करेगा, पंजाब में और आसाम में इन जगह रेफरेंडम कराया जाएगा, यानी यहाँ पर यह देखा जाएगा कि कौन से जिले, सिलहट वगैरह किधर मिलना चाहते हैं। ये सारे काम बाकी होते हुए भी ये जल्दबाजी में काम किया गया, इसीलिए विभाजन की त्रासदी भारत और पाकिस्तान को झेलना पड़ी। हालांकि आपको अभी इतना नहीं लगता होगा, लेकिन उस समय कई सारे लोगों की मृत्यु हुई, दंगों में मारे गए। पाकिस्तान वालों को भारत आना था, भारत वालों को पाकिस्तान जाना था, उसके लिए समय नहीं था, बस नक्शे पे लाइन खींच दी गई, और लाखों हजारों लोग जो है विस्थापित हुए और मारे गए। लाल कृष्ण आडवाणी भी एक ऐसे नेता थे जो विस्थापन के समय भारत आए थे। तो भारत गए, पाकिस्तान आए, बहुत सारी चीजें हुई। आपने गदर मूवी भी देखी होगी उसके ऊपर। तो ये कई सारी चीजें जो है हुई है वहां पर। तो ये भारत की आजादी का मैंने आपको लास्ट बता दिया है कि 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, और इसमें लॉर्ड माउंटबेटन की बड़ी भूमिका थी। जब आजाद हो गया भारत, तो एक पाकिस्तान बन गया और एक हिंदुस्तान बन गया। पाकिस्तान में तो मोहम्मद अली जिन्ना वहां के वायसराय बने, और लियाकत अली जिनकी मैं बात कर रहा हूं वो वहां के प्रधानमंत्री बने। लेकिन भारत में वायसराय की पदवी जो है माउंटबेटन को ही दी गई कि भाई आप बने रहिए, और यहां पर प्रधानमंत्री बनाया गया जवाहरलाल नेहरू को। तो अगेन एक नई जो है सरकार बनी, क्योंकि पुरानी सरकार जो अंतरिम सरकार थी उसमें से पाकिस्तान के लोग अलग चले गए थे। फिर संविधान सभा में भी कुछ पोस्टें जो मुस्लिम लीग के लिए थी वो भी वहां चली गई, तो संविधान सभा में भी मुस्लिम लीग की जगह खाली हो गई। अंतरिम सरकार तो वापस से नई बनाई गई। भारत आजाद हुआ, और जब भारत आजाद हुआ, हमारे जो वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, और गृह मंत्री जो है वल्लभ भाई पटेल, और ऐसे ही नई कार्यकारिणी बनी। वो आप पॉलिटी में पढ़ेंगे। तो नई कार्यकारिणी बन गई। अब क्या हुआ,
कि अब चूंकि संविधान सभा की बैठक तो हो ही रही थी, संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, तो अंबेडकर की यहाँ पर एंट्री होती है। अंबेडकर को ड्राफ्ट कमेटी का चेयरमैन बनाया जाता है और इसी के साथ में फिर जब तक चुनाव नहीं होते, चुनाव नहीं होंगे तो संसद का काम कौन करेगी, तो यही संविधान सभा को उस समय विधायिका यानी संसद का रूप दे दिया जाता है। तो ये इसकी भी मीटिंग होती है, अंबेडकर भी पिक्चर में आते हैं और ये सरकार 1952 तक चलती है। कब तक चलती है? 1952 तक, यानी 3-4 सालों तक, जब तक संविधान नहीं बन जाता, लागू नहीं हो जाता, चुनाव नहीं होते हैं, उस समय तक ये संसद का काम करेगी, ये संविधान बनाएगी और ये सरकार चलाएंगे। ये काम ये करते रहते। 1952 में सबसे पहली बार अप्रैल 1952 में भारत में चुनाव होते हैं। उन चुनाव में कांग्रेस को विजय मिलती है और उन्हीं चुनावों के आधार पर हमारे यहाँ पर नई चीजों की जो है स्टार्टिंग होती है। फिर भी ये कुछ चीजें हैं जो मैं बता देता हूँ। 19 अगस्त 1947 को अंबेडकर चेयरमैन बने ड्राफ्टिंग कमेटी के। ड्राफ्टिंग कमेटी को क्या बोलते हैं? प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति के चेयरमैन बने और इनको बोला गया कि आप ड्राफ्ट करिए, किस तरीके से कानून बनाएंगे, संविधान बनाएंगे। और फिर 17 नवंबर 1947 को विधायिका की पहली मीटिंग हुई। विधायिका का मैंने बताया संसद के रूप में काम करेगी और ये विधायिका के मेंबर वही थे जो संविधान सभा के थे। बस ये था कि संविधान सभा के जब मेंबर संविधान बनाने के लिए बैठते थे तो उनके अध्यक्ष होते थे राजेंद्र प्रसाद, लेकिन विधायिका की जब मीटिंग होती थी तो जीवी मावलंकर इसके अध्यक्ष थे और एम ए अयंगर जो है इसके उपाध्यक्ष थे। जीवी मावलंकर का मतलब वही है कि अभी ओम बिरला है। ओम बिरला क्या है? स्पीकर है लोकसभा के। उसी तरीके से जीवी मावलंकर उस समय अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष एम ए अयंगर थे। जिस तरीके से विठल भाई पटेल को अध्यक्ष बनाया गया था 1925 में, अभी ओम बिरला है, उसी तरीके से जीवी मावलंकर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो जीवी मावलंकर इसके अध्यक्ष थे, विधायिका के, जो कि संविधान सभा ही थी, लेकिन जब ये कानून को पास करने का काम करती थी तो संसद के रूप में, संविधान बनाने का काम करती थी संविधान के रूप में। उसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद होते थे, इसके अध्यक्ष जीवी मावलंकर होते थे। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन पास किया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया। तो संविधान दिवस भी 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। लेकिन इस दिन पूरा जो है हमारा संविधान लागू नहीं किया गया है, क्योंकि मैंने बताया था कि लाहौर अधिवेशन में भारत ने बोला था कि 26 जनवरी 1930 से पहली बार आजादी मनाएंगे। तो उस पहली बार आजादी की याद को जिंदा रखने के लिए बाद में 26 जनवरी 1950 को पूर्ण संविधान लागू किया गया। तो यहाँ पर कुछ पार्ट किया गया, यहाँ पर ये किया गया। इनके बीच में हमने राष्ट्रीय ध्वज तो पहले ही अपना लिया था 22 जुलाई को। राष्ट्रीय ध्वज के बाद में हमारा नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम ये अपनाया गया और पहले राष्ट्रपति चुने गए राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बने, ये इस समय चुने गए और एक बार बाद में, और तो 2 बार राष्ट्रपति बने। और 24 जनवरी को ही संविधान सभा की अंतिम मीटिंग हुई। तो अब संविधान सभा तो खत्म हो जाएगी। संविधान सभा के द्वारा बनाए गए संविधान को लागू करने का काम किसके पास रहेगा? विधायिका का। तो ये 2 साल और रहेगी और इस 2 सालों के बाद में नए चुनाव होंगे 1952 में। तो वो आपके पॉलिटी का पार्ट है, उधर पढ़ते रहिएगा आप। मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें बता दी है। 1952 को विधायिका की अंतिम मीटिंग हुई। ये पहली मीटिंग है 17 नवंबर को, 17 अप्रैल को लास्ट मीटिंग है। इन 5 सालों तक इसने संसद के रूप में काम किया। और बाद में जब 1952 में अंतिम मीटिंग हुई, क्योंकि अप्रैल में चुनाव हुए थे, तो अंतिम मीटिंग के बाद में नई संसद बनी, नई लोकसभा बनी और नए जो हैं सारे मेंबर आए, नए प्रधानमंत्री आए। हालांकि प्रधानमंत्री वही रहे, राष्ट्रपति वही रहे, क्योंकि वो चुने गए थे उस समय जो है जनता के द्वारा चुने हुए नहीं थे। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरी मॉडर्न हिस्ट्री बता दी है, भारत को आजाद करा दिया है, संविधान बनवा दिया है और सारी चीजें कर दी है। मेरे ख्याल से मैंने सारी चीजें इसमें बता दी है आपको और काफी कॉम्प्रिहेंसिव वे में बताते हुए भी पॉइंट टू पॉइंट बताने की कोशिश की है, ताकि वो पॉइंट आप याद रखें। इन सब का पीडीएफ आपका एप्लीकेशन में मिल जाएगा, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां से आप चीज़ों को देख सकते हैं। रिवीजन करते रहिएगा। फिर भी कोई टॉपिक अगर ऐसा होगा जो मुझे लेकर आना होगा तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगा। थैंक यू सो मच।